फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पीयू यानी प्राइमरी यूनिट्स के बारे में देखेंगे, जिसका प्रयोग वर्क्स एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत किया जाता है और जहां से एग्ज़ाम के अंतर्गत डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पीयू यानी प्राइमरी यूनिट्स के बारे में, जो कि वर्क्स एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत 8 डिजिट न्यूमेरिकल कोड में क्लासिफाई होते हैं, जिसमें पहला और दूसरा कोड जो होता है वर्क्स एक्सपेंडिचर्स का जो सोर्स ऑफ फाइनेंस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर थर्ड और फोर्थ डिजिट्स की अगर बात करें तो यह प्लान हेड, जिसे हम माइनर हेड भी बोलते हैं, उसको इंडिकेट करता है। वहीं अगर पाँचवें और छठे अंक की बात करें हम तो यह डिटेल्ड हेड को इंडिकेट करता है। वहीं अगर सातवें और आठवें डिजिट्स की अगर बात करें तो यह पीयू यानी प्राइमरी यूनिट्स के बारे में बताता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सातवें और आठवें डिजिट्स जो है प्राइमरी यूनिट्स के बारे में देखेंगे। आगे यहाँ पर अगर बात करें ये 2 डिजिट्स कोड टू रिप्रेजेंट द प्राइमरी यूनिट्स, यानी जो 2 डिजिट्स का जो कोड होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी यूनिट्स को, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ व्हाट द एक्सपेंडिचर्स इज इनकर्ड, यानी किस प्रकार के एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उसको ये इंडिकेट करता है, जिसमें हमारा सैलरी, अलाउंसेस, वेजेज, मटेरियल, कंज्यूमेबल जो स्टोर्स के अंतर्गत जो होते हैं उसको इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पर तो यह प्राइमरी जो होता है वो वर्क्स ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटीग्रल पार्ट्स होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स का, जो कि सर्व करता है एनालाइज करने के लिए एक्सपेंडिचर्स का बाय द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के द्वारा, और वह वेजेज, स्टोर्स और अदर एक्सपेंडिचर्स पर इंडिकेट करते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे एक एक करके कि जो प्राइमरी यूनिट्स 1 से लेकर 99 तक इंडिकेट किए गए हैं। इसमें पहले अगर प्राइमरी यूनिट्स की अगर बात करें हम यहाँ पर तो पहला प्राइमरी यूनिट जो है वह सैलरी एंड वेजेज को डिस्क्राइब करता है, यानी प्राइमरी यूनिट 1 के अंतर्गत जो खर्च होते हैं वह सैलरी एंड वेजेज पर किया जाता है। वहीं अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 2 के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस के बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम प्राइमरी यूनिट 3 के बारे में तो यह PLB यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के बारे में बताता है, जो कि प्रत्येक वर्ष एक फाइनेंशियल ईयर की बेसिस पर अक्टूबर या नवंबर मंथ में कर्मचारी को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि प्राइमरी यूनिट 3 के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट प्राइमरी यूनिट 4 की तो इसके अंतर्गत HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेस के एक्सपेंडिचर जो आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 4 के अंतर्गत बताया गया है। वहीं अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 5 की तो इसके अंतर्गत पहले कंपनसेटरी सिटी अलाउंस वेजेज के बारे में बताया जाता था, लेकिन करेंटली में इसको हटा दिया गया है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो अगर बात करें तो प्राइमरी यूनिट 6 का प्रयोग पहले इंटरिम रिलीफ वेजेज के ऊपर किया जाता था, जिसको वर्तमान में हटा दिया गया है, इसका यूज अब नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 7 की तो इस पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर जो खर्च आते हैं वह प्राइमरी यूनिट 7 के अंतर्गत आता है। वहीं प्राइमरी यूनिट 8 की अगर बात करें तो जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टुवार्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम, यानी NPS पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन डिफाइंड किए गए हैं वह उस पर जो खर्च आते हैं वो सारे प्राइमरी यूनिट 8 के अंतर्गत आइडेंटिफाई किए गए हैं। जिसमें अगर बात करें तो NPS के अंतर्गत कर्मचारी को बेसिक प्लस DA का 10% और जिसमें गवर्नमेंट जो है 14% का अपना ऐड कर दी है उसमें। तो यह जो डिफाइंड किया गया है जिस पर खर्च आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 8 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राइमरी यूनिट 9 के अंतर्गत वेजेज ऑफ कैजुअल लेबर, यानी जो कैजुअल लेबर होते हैं उसके जो वेजेज होते हैं उसको
प्राइमरी यूनिट 9 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 10 की तो इसके अंतर्गत किलोमीटर अलाउंसेस जो होते हैं उसके रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें 11 की तो इसके अंतर्गत ओवर टाइम जो अलाउंसेस होते हैं उसको रखा गया है। वहीं 12 की अगर बात करें तो 12 के अंतर्गत जो कर्मचारी को नाइट ड्यूटी अलाउंस यानी एनडीए जो प्रोवाइड करवाया जाता है रात्रि ड्यूटी करने के लिए, उस पर जो खर्च आते हैं वह प्राइमरी यूनिट 12 के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम तो प्राइमरी यूनिट 13 के अंतर्गत जो अदर अलाउंसेस होते हैं उसको रखा गया है। 14 के अंतर्गत फीस एंड हॉनोरेरिया जो होता है उसको रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 15 की तो इसके अंतर्गत ट्रांसफ़र अलाउंसेस जो होते हैं, जो ट्रांसफ़र पर बेसिस पर दिया जाता है, उस पर जो खर्च एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 15 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं 16 की अगर बात करें प्राइमरी यूनिट की तो उसके अंतर्गत जो ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको रखे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 17 की तो इसमें यह ट्रैवल एक्सपेंसेज सैंक्शनड इन लीव ऑफ प्रिविलेज पासेज, यानी प्रिविलेज पासेस के बदले जो या ट्रैवल पर जो एक्सपेंसेस सैंक्शन किया जाता है वो प्राइमरी यूनिट 17 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राइमरी यूनिट 18 के अंतर्गत ऑफिस पर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको प्राइमरी यूनिट 18 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है रेंटल फॉर पीएनटी टेलीफोन्स एंड कॉल चार्जेज इंक्लूडिंग ट्रंक्स कॉल्स, ये इसको प्राइमरी यूनिट 19 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, यानी सर्विस के दौरान लीव इनकैशमेंट अगर कर्मचारी करवाना चाहता हो जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, अगर वह फुलफिल करता हो तो उसके बेसिस पर उसको लीव इनकैशमेंट करवाया जाता है, जिसको अगर बात करें तो प्राइमरी यूनिट 20 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज, यानी रेलवे जो अपना एडवर्टाइजिंग पर जो खर्च करती है वो प्राइमरी यूनिट 21 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूटिलिटीज एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर जो यूटिलिटीज पर जो खर्च आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 22 के अंतर्गत रखा गया है। यह रेलवे बोर्ड का लेटर है जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है रेंटल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट अदर दैन डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग को छोड़कर जो रेंटल ऑफिस इक्विपमेंट के जो रेंटल पर जो खर्च आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 23 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग पब्लिकेशन, यानी पब्लिकेशंस को इंक्लूड करते हुए प्रिंटिंग और स्टेशनरी पर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 24 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है CEA यानी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेज, यानी जो कर्मचारी के 2 बच्चों तक यह एजुकेशन अलाउंसेज प्रोवाइड करवाया जाता है। इसको अगर बात करें तो इसको प्राइमरी यूनिट 25 के अंतर्गत रखा गया है, और जिसको अगर बात करें तो 2009 से इसका शुरुआत की गई थी, और यह रेलवे बोर्ड लेटर्स का जो अथॉरिटी लेटर है यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल, यानी मेडिकल का जो रिम्बर्समेंट जो किए गए हैं पर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 26 के अंतर्गत रखे गए हैं। यह लेटर नंबर है जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक, यानी स्टॉक से जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उसको प्राइमरी यूनिट 27 के अंतर्गत रखे गए हैं। जिसमें अगर बात करें हम तो इस डिमांड नंबर 10 के अंतर्गत जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आते हैं फ्यूल्स पर, यह प्राइमा कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यह होम लोकोमोटिव्स, होम रेलवे के अंतर्गत जो या फ्यूल्स होते हैं उस पर जो खर्च आते हैं, साथ ही साथ बायोडीजल्स जो B5 और B10 हैं, इस सारे पर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वह प्राइमरी यूनिट 27 के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रखें कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक से जो
मटेरियल लिए जाते हैं, जिस पर खर्च आते हैं, वह प्राइमरी यूनिट 27 के अंतर्गत आता है, जिस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज। यहाँ पर आप देखे होंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक, यहाँ पर डायरेक्ट परचेज है। डायरेक्ट परचेज मतलब यहाँ पर कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है नॉन स्टॉक से, तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिए। डायरेक्ट परचेज या यहाँ पर अगर मेंशन हो प्रश्न के अंतर्गत कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम नॉन स्टॉक, तो यहाँ पर आप 28 लगाएं, और अगर फ्रॉम स्टॉक हो तो आप 27 इसका उत्तर दें। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज प्राइमरी यूनिट 28 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिम्यूनरेशंस टू री एंगेज्ड स्टाफ ऑफिसर्स एंड कंसल्टेंट्स। इस सारे को 29 के अंतर्गत जो प्राइमरी यूनिट आते हैं उसके अंतर्गत रखा गया है। यह लेटर है रेलवे बोर्ड का, जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइमरी यूनिट 13 के अंतर्गत कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रखा गया है, जिसमें हमारा PU 30 जो रिफ्लेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, और यह ट्रैक्शन के साथ साथ नॉन ट्रैक्शन दोनों को या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर जो कॉस्ट आते हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर, तो इससे पहले तक जो PU 32 का प्रयोग किया जाता था फॉर बुकिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, जिसका प्रयोग अब नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अलग से प्राइमरी यूनिट जो 30 है उसको इसमें लिया गया है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक्सपेंडिचर्स के रूप में, और यह जो पहले 32 यूज किया जाता था जिसका प्रयोग अब नहीं किया जाएगा। यहाँ पर है अगला स्टेटमेंट, द एक्सपेंडिचर्स शैल बी बुक्ड टू डिमांड हेड्स पर्टेनिंग टू द एक्टिविटी टू विच द एनर्जी मीटर्स पर्टेंस। यहाँ पर बोला गया है कि जो भी एनर्जी मीटर्स पर्टेंस करेंगे डिमांड नंबर हेड से, उस पर जो एक्सपेंडिचर्स आएंगे वो सारे यहाँ पर प्राइमरी यूनिट 30 के अंतर्गत मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें हम, तो जो प्राइमरी यूनिट 31 है तो फ्यूल्स फॉर अदर दैन ट्रैक्शन। यहाँ पर अगर बात करें हम जो डायरेक्ट परचेज किए जाते हैं फ्यूल्स के, या साथ ही साथ इशू फ्यूल्स फ्रॉम स्टॉक अदर दैन ट्रैक्शन, ट्रैक्शन के अलावा जो फ्यूल्स पर खर्च आते हैं वो सारे प्राइमरी यूनिट 31 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 31 के लिए ही बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर जो अदर दैन ट्रैक्शन के लिए बोला गया है कि एक्टिविटी या आउटपुट ऑफ ट्रैक मशीन्स, जनरेटर्स या रोड व्हीकल्स पर जो फ्यूल्स पर खर्च आते हैं वो सारे प्राइमरी यूनिट 31 के अंतर्गत आएगा, जो कि अदर दैन ट्रैक्शंस यूजेज के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें यहाँ पर तो कॉस्ट ऑफ बायोडीजल्स फॉर अदर दैन ट्रैक्शन परचेज बिल ऑल्सो बी बुक्ड अंडर दिस, यानी जो ट्रैक्शन के अलावा जो कॉस्ट ऑफ बायोडीजल्स आते हैं वो सारे प्राइमरी यूनिट 31 के अंतर्गत रखे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें जो प्राइमरी यूनिट डिस्टिंग्विश किए गए हैं मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स इक्विपमेंट्स मशीनरी लाइक्स ट्रैक मशीन जनरेटर्स सेट्स वगैरह, इस पर जो कॉस्ट आते थे उसको सब मेजर हेड 5 के अंतर्गत रखा गया, जो कि पहले डिमांड नंबर 7 के अंतर्गत रखे जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि जो कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स फर्नेस वाइज जो है ये दोनों पर कॉस्ट जो होंगे वो केवल और केवल प्राइमरी यूनिट 99 के अंतर्गत रखे जाएंगे, जो कि अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है प्राइमरी यूनिट 32 के बारे में, जो कि कंट्रेक्चुअल पेमेंट्स के बारे में बताया गया है, और इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो प्राइमरी यूनिट जो यूज किए जाएंगे वो वर्क्स हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंजीनियरिंग सप्लाईज के लिए यूज किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग सप्लायर्स के जो मटेरियल्स होंगे उसको यहाँ पर 32 प्राइमरी यूनिट्स कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स के अंतर्गत रखे जाएंगे। वहीं अगर बात करें कि ऑल अदर डायरेक्ट परचेज अदर स्टोर्स विल बी बुक्ड अंडर 28, यानी इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं मटेरियल्स वगैरह
इसके अलावा अगर बुक करना हो तो उसको जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम स्टॉक्स जो होता है नॉन स्टॉक, उसके अंतर्गत बुक किए जाएंगे, जो कि प्राइमरी यूनिट 28 के अंतर्गत आता है, जिसको आप याद या ध्यान रखना हो तो ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर बोला गया केवल और केवल जो इंजीनियरिंग के लिए जो सप्लाई और जो कंटेक्ट मटेरियल्स के होंगे वो प्राइमरी यूनिट 32 के अंतर्गत रखा गया है, और जो इसके अलावा जो भी परचेज किए जाएंगे डायरेक्ट परचेज वो प्राइमरी यूनिट 28 यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स डायरेक्ट परचेज के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पर तो प्राइमरी यूनिट 33 के बारे में बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट्स क्रेडिट्स फ्रॉम अदर यूनिट्स, यानी अदर यूनिट्स से ट्रांसफ़र डेबिट्स की या क्रेडिट की जो होंगे वो प्राइमरी यूनिट 33 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि अगर बात करें हम यहाँ पर वर्तमान में दिस प्राइमरी यूनिट सेल नॉट बी यूज, इस प्राइमरी यूनिट्स का प्रयोग वर्तमान में नहीं किया जाता है। इसके लिए नए प्राइमरी यूनिट्स 61 को क्रिएट कर दिया गया है। ये रहा आपका लेटर रेलवे बोर्ड की, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो यूज किया जाता था लोको परफॉर्मेंस यानी GTQM का यहाँ पर अगर बात करें हम तो GTQM का जो क्रॉस टन किलोमीटर्स होते हैं उसको लिए प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रयोग अब 33 के अंतर्गत नहीं किया जाता, केवल और केवल यह प्राइमरी यूनिट जो नए क्रिएट किए हैं उसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है प्राइमरी यूनिट 34, जिसका प्रयोग इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेज ऑन POH अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS यानी वर्क्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट्स टू रेवेन्यू हेड्स। यहाँ पर बताया गया कि जो 34 प्राइमरी यूनिट्स पर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो इंट्रा रेलवे जो एडजस्टमेंट किया जाता है वेजेज का ऑन POH पर या अदर रिपेयर्स पर, जो कि रेवेन्यू हेड्स से जो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट्स होते हैं उसके अंतर्गत जो आता है एक्सपेंडिचर्स वो प्राइमरी यूनिट 34 के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा जो आप 34 और 35 में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर वेजेज का एडजस्टमेंट किया जाता है, जबकि यहाँ पर अगर बात करें 35 की तो इसमें मटेरियल्स का एडजस्टमेंट किया जाता है। बाकी यहाँ पर सारे सेम रहते हैं, इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ मटेरियल ऑन POH एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS अकाउंट्स टू रेवेन्यू। यहाँ पर अगर बात करें हम तो जो PU 34 और 35 का यूज जो बुकिंग करने के लिए वेजेज और मटेरियल के लिए किया जाता है होम रोलिंग स्टॉक के लिए, जबकि 63 और 64 का जो हम प्रयोग करते हैं प्राइमरी यूनिट्स का यह फॉरेन रेलवे रोलिंग स्टॉक के लिए किया जाता है, जिसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें हम जो प्राइमरी यूनिट 36 का प्रयोग किया जाता है वो एक्साइज ड्यूटी पेड या पेबल फॉर परचेज ऑफ मटेरियल के लिए किया जाता है, यानी जब भी हम मटेरियल को परचेज करते हैं उसके बेसिस पर जब हम एक्साइज ड्यूटी का पे करते हैं तो वो जिस पर हमारा एक्सपेंडिचर्स आता है वो प्राइमरी यूनिट 36 के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें हम अगले 37 को, जो कि कस्टम ड्यूटी प्रयोग किया जाता था परचेज ऑफ मटेरियल्स पर, जिसको वर्तमान में हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर प्राइमरी यूनिट 38 की तो यह सेल्स टैक्स पेड पेबल फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, यानी जो मटेरियल के परचेज पर जो सेल्स टैक्स दिया जाता है जिस पर एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो प्राइमरी यूनिट्स 38 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें हम प्राइमरी यूनिट 39 की तो एयर ट्रैवल डोमेस्टिक के अंतर्गत जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं एयर ट्रैवल पर तो वो प्राइमरी यूनिट 39 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर एयर ट्रैवल फॉरेन पर अगर एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे तो वो प्राइमरी यूनिट 40 के अंतर्गत रखे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें प्राइमरी यूनिट 41 की तो इसके अंतर्गत वैल्यू एडेड टैक्स पर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 41 के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा 42 एरियर पेमेंट्स सैलरी और वेजेज का जो एरियर पेमेंट्स होता है वो प्राइमरी यूनिट्स 42 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पर 43 की तो जो एरियर पेमेंट जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं
डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस पर जो पेमेंट एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 43 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट जो है 44 प्राइमरी यूनिट, इसके अंतर्गत जो एरिया पेमेंट है जो कि अलाउंसेस अदर देन डीए के अलावा जो अलाउंसेस पर जो एरिया पेमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं और जिस पर खर्च आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 44 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइमरी यूनिट 45, जिसके अंतर्गत जो सर्विस टैक्स पर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको 45 के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी, यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी पर जो खर्च आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 46 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइमरी यूनिट 47 का यह एडिशनल कस्टम ड्यूटी, यानी एडिशनल कस्टम ड्यूटी पर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 47 के अंतर्गत रखे गए हैं। ये सारे जो नीचे मेंशन किए गए रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर मेंशन किया गया है, इसको अगर आपको जांचना हो तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कस्टम ड्यूटी पेड या पेएबल फॉर परचेज ऑफ मटेरियल्स अदर देन काउंटर वेलिंग एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी, यानी जो काउंटर वेलिंग और एडिशनल कस्टम ड्यूटी के अलावे कस्टम ड्यूटी पे किया जाता है परचेज ऑफ मटेरियल्स पर जिस पर खर्च आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 48 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर्स ऑन एक्साइज कस्टम्स एंड सेल्स टैक्स, इट इज रिलेटेड टू कंसल्टेंसी कंट्रैक्ट्स, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, वन टाइम एक्सपेंडिचर्स नॉट बीइंग रिकरिंग नेचर। यहाँ पर बोला गया कि जो कॉस्ट कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस पर जो खर्च वगैरह किए जाते हैं जिस पर हमारा एक्साइज या कस्टम या सेल्स टैक्स वगैरह लगते हैं वो सारे हमारा प्राइमरी यूनिट्स 50 के अंतर्गत रखे गए हैं, जो कि वन टाइम एक्सपेंडिचर्स होता है और बार बार रिकरिंग नेचर का नहीं होता है। यहाँ पर नोट मेंशन किया गया है, जिसको आप ध्यान रखिए कि बार बार जो खर्च होते हैं उसको नॉट रिकरिंग नेचर का इसमें रखा गया है। और कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या जो एक्साइज या कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स वगैरह लगते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी यूनिट 50 के अंतर्गत रखे गए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 51 कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कंज्यूमेबल, रिबन्स, कार्टेज, डिस्क, टेप्स, फ्लॉपीज, कंप्यूटर स्टेशनरी etc, यानी जो भी कंप्यूटर के जो स्टेशनरी पार्ट्स जो होते हैं कार्टेज, रिबन्स वगैरह इस पर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वो प्राइमरी यूनिट 51 के अंतर्गत रखे गए हैं। और इसमें एक मेंशन किया गया है जो कि पहले था नॉट रिकरिंग नेचर्स का था, वो यहाँ पर बोला गया है कि ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑफ रिकरिंग नेचर, यानी बार बार इस पर खर्च आ सकते हैं। इस बेसिस पर इसको प्राइमरी यूनिट 51 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताए गए हैं लैपटॉप प्रोक्यूर्ड बाय ऑफिसर्स, यहाँ पर ऑफिसर्स के द्वारा जो लैपटॉप रखे जाते हैं जिस पर परचेज पर खर्च आते हैं उसको प्राइमरी यूनिट 52 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एयर इंडिया लिव ट्रैवल कंसेशन, यानी AILTC पर जो खर्च आते हैं कंसेशन पर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वो सारे प्राइमरी यूनिट्स 53 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताए गए हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड या नॉन डिपॉजिट ऑफ NPS कंट्रीब्यूशन, यानी जो डिलेड या नॉन डिपॉजिट NPS का जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर जो इंटरेस्ट दिए जाते हैं वो के सारे जो एक्सपेंडिचर्स पर आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 54 के अंतर्गत रखे गए हैं। यह रहा रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर जिसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताए गए हैं फ्यूल फ्रॉम स्टॉक होम रेलवे लोकोमोटिव्स फ्यूल्ड बाय फॉरेन रेलवे, यानी जो होम लोकोमोटिव्स पर जो फ्यूल किए जाते हैं फॉरेन रेलवे के द्वारा उस पर जो कॉस्ट आता है एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी यूनिट 60 के अंतर्गत रखे गए हैं।
यहाँ पर बताया गया है कि जो डिमांड नंबर 10 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फ्यूल्स पर, जो कि प्राइमरी यूनिट 60 को रिफ्लेक्ट करता है प्राइमरी कॉस्ट को फ्रॉम स्टॉक से इशूड टू द होम रेलवे लोकोमोटिव्स बाय फॉरेन रेलवे। यहाँ पर आगे बताया गया कि जो कमिसरेट कॉस्ट पर्टेनिंग टू द टैक्सेज ऑन फ्यूल्स ट्रांसफर बाय द फॉरेन रेलवे टू होम रेलवे फॉर फ्यूल इशूड टू द होम रेलवे लोकोमोटिव्स इन फॉरेन रेलवे विल बी बुक्ड अंडर प्राइमरी यूनिट 33 ऑफ होम रेलवे। नेक्स्ट यहाँ पर बताए गए हैं प्राइमरी यूनिट 61 के बारे में, जो कि ट्रांसफर और डेबिट्स क्रेडिट्स ऑफ लोको परफॉर्मेंस GTKM डेबिट्स क्रेडिट्स के बारे में बताया गया है, जो कि दिस इज़ द एक्सक्लूसिवली ऑपरेटेड फॉर GTKM यानी ग्रॉस टन किलोमीटर्स जो होता है, जिसको डेबिट्स और क्रेडिट्स अकॉर्डिंगली जो कि GTKM जो था वो बुक किया जाता था पहले प्राइमरी यूनिट 33 के अंतर्गत, जो कि अब बुक नहीं किया जाता है, यह बुक किया जाता है 61 प्राइमरी यूनिट के अंतर्गत बुक किए जाते हैं, जो कि ट्रांसफ़र डेबिट्स जो होते हैं क्रेडिट्स का लोको परफॉर्मेंस का, वो सारे के सारे प्राइमरी यूनिट 61 के अंतर्गत रखे गए हैं वर्तमान के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है 63 है इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेज लेबर कॉस्ट ऑफ POH एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS अकाउंट टू रेवेन्यू हेड्स। यहाँ पर जो हमारा जो इससे पहले देखे होंगे आप जो प्राइमरी यूनिट्स का जो आप 63 और 64 का आप देखे होंगे, 64 और 34 और 35 को आप देखे होंगे, इसमें बताया गया था जो इस पर बेजेज के लिए बताया गया था इंट्रा रेलवे एस्टिमेट का, और जो 35 था वो बताया गया था मटेरियल का जो इंट्रा रेलवे एस्टिमेट होता है उसके बारे में बताया गया था, जो कि होम रेलवे के लिए होम रेलवे रोलिंग स्टॉक के लिए था। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो हमारा इंट्रा रेलवे एस्टिमेट होता है बेजेज या लेबर कॉस्ट का, वह फॉरेन रेलवे जो वर्क्स उसके लिए प्रयोग किया जाता है फ्रॉम फॉरेन रेलवे वर्कशॉप फॉर कॉस्ट ऑफ लेबर वेजेज रिलेटिंग टू द होम रोलिंग स्टॉक मेंटेन इन फॉरेन रेलवे वर्कशॉप। ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स है वो 63 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं यहाँ पर 64 के बारे में बताया गया है कि मटेरियल पर जो हमारा इंटर रेलवे एस्टिमेट होता है फॉरेन रेलवे के अंतर्गत, वो सारे के सारे हमारा प्राइमरी यूनिट्स 64 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर होम रेलवे रहता तो यहाँ पर 35 प्राइमरी यूनिट्स हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पर है प्राइमरी यूनिट्स 72, जो कि सेंट्रल GST यानी CGST को इंडिकेट करता है, जिस पर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 72 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 73 के, तो इसके अंतर्गत जो स्टेट्स GST होते हैं स्टेट लेवल का, वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें 74 की, तो यह यूनियन टेरेटरी पर यानी UT GST के अंतर्गत जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो प्राइमरी यूनिट 74 के अंतर्गत रखे गए हैं। 75 प्राइमरी यूनिट की अगर बात करें तो यह इंटीग्रेटेड GST यानी IGST को इंडिकेट करता है, और जिसके अंतर्गत जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी यूनिट 75 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो प्राइमरी यूनिट 98 में जो क्रेडिट और रिकवरीज के बारे में बताया गया है कि ए न्यू प्राइमरी यूनिट 98 इज बीइंग क्रिएट किया गया है ऑब्जेक्ट ऑफ क्रेडिट एंड डिस्टिंग्स इन प्रिंसिपल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, यानी जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स के प्रिंसिपल से या क्रेडिट और डिस्टिंग्स के बारे में बताया गया है कि जो नया इसके लिए जो नया प्राइमरी यूनिट क्रिएट किया गया जो कि क्रेडिट और रिकवरी से रिलेटेड है, और यह जो हमारा ऑल क्रेडिट रिकवरीज वुड बी बुक्ड अंडर दिस प्राइमरी यूनिट 98, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी हमारा क्रेडिट और रिकवरी है वो अब बुक किए जाएंगे प्राइमरी यूनिट 98 के अंतर्गत, जो कि पहले 99 के अंतर्गत बुक किया जाता था, जिसको अब बुक नहीं किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा क्रेडिट्स और रिकवरीज के अलावा जो भी हमारा इसके अलावा जो एक्सपेंसेस आते हैं हमारा, वो हमारा प्राइमरी यूनिट 99 के अंतर्गत रखे जाएंगी, जो कि अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।